हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई अच्छा रहे पर। बच्चे, जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई 20 सितंबर के आसपास से आपका एस7 का पेपर स्टार्ट कर रही है। और उम्मीद है आप लोग प्रिपरेशन जम के कर रहे होगे, बहुत अच्छे से कर रहे होगे। और बहुत सारे बच्चों ने ये टारगेट बना रखा होगा कि भैया इस बार मैथमेटिक्स के पेपर में 80 में से 80 फोड़ना है। और 80 में से 80 बहुत सारे बच्चों ने नहीं सोचा होगा, तो इतना तो जरूर सोचा होगा कि भैया मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। ठीक। आप 80 आउट ऑफ 80 या फिर अच्छे मार्क्स तभी ला सकते हो जब आपका दो चीजों पे कमांड हो। किस किस चीज पे? ऐसे वन में आपके 9 चैप्टर आ रहे हैं। 9 चैप्टर में 9 के 9 चैप्टर का एमसीक्यू पे कमांड हो प्लस केस स्टडी पे कमांड हो। क्यों भैया इन दोनों पे कमांड होना क्यों जरूरी है, बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भैया एमसीक्यू टोटल जो क्वेश्चन होने वाले वो 20 क्वेश्चन होने वाले, मतलब 20 मार्क्स के केवल और केवल एमसीक्यू होने वाले। और केस स्टडी जो आपके पेपर में आएगा वो लगभग 2 से 3 केस स्टडी तो पक्का आना ही आना है। ठीक है, हम मान लेते हैं 3 केस स्टडी आ रहा है, तो ये 12 मार्क्स दिलवाने वाला है। ठीक है, तो सोचो ये 20 प्लस 12 मतलब के एमसीक्यू और केस स्टडी अकेला, ठीक है भैया, 32 मार्क्स कवर करने वाला है। तो एमसीक्यू और केस स्टडी के बिना कोई बच्चा ये चाह ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर गेन कर ले। तो अगर मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर गेन करना है तो एमसीक्यू प्लस केस स्टडी पे कमांड करना पड़ेगा। आपको एक सजेशन देता हूँ, मार्केट में कोई भी किताब उठाओ, कोई भी किताब, ठीक है, और उस किताब को उठा करके, ठीक, आप एक काम करना कि हर चैप्टर के लगभग 50-50 एमसीक्यू लगा लेना। इससे आपका पेपर में जो एमसीक्यू आ रहे हैं, ठीक है, वो कभी छूटेगा नहीं, कतई नहीं छूटेगा, और टाइम पे डन भी कर लोगे। लेकिन 50-50 क्वेश्चन लगा ही लेना। ठीक है, तो चलो भैया एमसीक्यू लगा लेंगे। भैया एक बात बोलो, क्या एमसीक्यू में कोई दिक्कत ही नहीं होती, मेन प्रॉब्लम होता है केस स्टडी में। मुझे पता है ना, इसीलिए तो आज मैं आपको केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, सीबीएसई ऐसे वन में 9 चैप्टर पूछ रही है। टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं? 9 चैप्टर। ठीक है ना। तो हम लोग आज से, ठीक है, ये कसम खा लेते हैं या प्रण ले लेते हैं कि रोज एक चैप्टर का केस स्टडी डन करेंगे। मतलब 9 दिन में 9 चैप्टर का केस स्टडी डन। दो दो तीन तीन क्वेश्चन केस स्टडी का डन मार देंगे। इससे क्या होगा, जब हर एक चैप्टर के दो दो तीन तीन केस स्टडी क्वेश्चन डन कर देंगे तो हम चैप्टर के केस स्टडी से फैमिलियर हो जाएंगे। और जब पेपर में कोई भी चैप्टर का केस स्टडी हो आप बड़े आसानी से निपटा सकते हो, है ना। तो हमारा टारगेट है भैया केस स्टडी, ठीक, जिससे हमें 12 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको बता दिया कि एमसीक्यू कैसे निपटाना है। ठीक, मार्केट का कोई किताब खरीदो और उससे 50-50 क्वेश्चन हर चैप्टर का एमसीक्यू लगा लो, जो 9 चैप्टर आ रहे हैं उन 9 चैप्टर में। ठीक, केस स्टडी तो मैं खुद करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक और बात, कुछ बच्चा ये भी पूछ रहा था कि भैया एक बात बताओ, एमसीक्यू नहीं करवाओगे? करवाऊंगा बच्चे, जब फाइनल पेपर आएगा ना तो उस टाइम आपको एमसीक्यू भी मैं करवाऊंगा खुद। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी का क्वेश्चन। और आज की क्लास में हम जो केस स्टडी डन करने वाले हैं वो है भैया चैप्टर 1 और रियल नंबर का केस स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्या कहता है। देखो यार, कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन लिखा जाएगा, ठीक है ना, और कुछ सुंदर सुंदर डायग्राम बनाया जाएगा और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। मतलब भैया क्लास 10th के बच्चे जो हैं वो अपना रीडिंग स्किल को इनहेंस करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। आगे बोला, द स्कूल नॉमिनेट यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेटअप अ क्लास लाइब्रेरी। मतलब भैया स्कूल जो होता है वो कहता है कि भैया आप और आपके दो मित्र पढ़ने में बड़े अच्छे हो, भैया पढ़ाई लिखाई में बड़े टॉप क्लास के हो, तो आप तीनों को सिलेक्ट किया जाता है, एक आपको और आपके दो दोस्त को। और तो टोटल कितने लोग हो गए? 3 लोग। एक आप और आपके दो दोस्त, और टोटल कितने लोग हो गए? 3 लोग। 3 लोग को सिलेक्ट किया जाता है, किस लिए? क्लास के बच्चों के लिए एक क्लास लाइब्रेरी सेटअप करना है ना। आगे बोला, देयर आर 2 सेक्शन। भैया आपकी क्लास 10th में कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन। एक का नाम सेक्शन ए है और दूसरा कौन है? एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10th। बता ही दिया,
कि 10th में 2 सेक्शन है। आगे बोला देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में बच्चों की संख्या कितनी है बच्चे? 32 एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी, और सेक्शन बी में बच्चों की संख्या कितनी है? 36। एक बार दोबारा पूरी कहानी समराइज करते हैं, है ना। कह रहा है कि भैया देखो, आपके स्कूल में क्लास 10th के बच्चों जो पढ़ते हैं उनकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, इनहेंस करने के लिए स्कूल में एक क्लास लाइब्रेरी सेटअप करना है आपकी क्लास के लिए स्पेशली, ठीक है। तो उसमें किस टाइप से क्या चीजें होंगी, क्या नहीं होंगी, कितनी किताबें होंगी, कौन सी किताबें होंगी, ये सब डिसाइड करने के लिए 3 बच्चों को चूज किया जाता है, एक आपको और आपके 2 दोस्त को, और ठीक है, कि भैया आपको एक क्लास लाइब्रेरी सेटअप करना है। आगे बोला कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहां पे जो क्लास 10th है उसमें टोटल 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 32 बच्चे हैं और सेक्शन बी में 36 बच्चे हैं, 36 स्टूडेंट है। और यहाँ पे एक सुंदर सा डायग्राम दे रखा है ना, कुछ बच्चों का, और एक मैडम पढ़ा रही हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जो भी वहां पे था उसका एक छोटा सा स्नैप मैंने चिपका दिया कि भैया बार बार ऊपर नीचे पलटना ना पड़े, सीधा यहां से हिंट ले लें, है ना। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। बोल रहा है कि आप कम से कम कितनी बुक एक्वायर करो, कम से कम आप कितनी बुक एक्वायर करो अपने क्लास लाइब्रेरी के लिए, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। बोल रहा है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक एक्वायर करना है भाई, और इतनी बुक एक्वायर करनी है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में जितने भी बच्चे हैं ना उनमें बराबर बराबर किताबें बढ़ जाए। तो एक चीज ध्यान रखना, जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज वो थोड़े उल्टे टाइप के इंसान थे, उल्टे टाइप के थे। देखो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, जो भी उन्होंने नाम रखा ना उसमें साला उल्टा ही निकलता है। देखो ध्यान से, L4 क्या होता है? लोवेस्ट, लेकिन हमेशा एलसीएम में कौन सा नंबर मिलता है? हाईएस्ट। H4 क्या होता है? हाईएस्ट, लेकिन मिलता क्या है? लोवेस्ट मिलता है ना। तो एक बात बताओ, अब कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि भैया एलसीएम निकाले कि एचसीएफ निकाले इस क्वेश्चन में। तो देखो ये कैसे सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, एक बात बताओ, सेक्शन ए में, सेक्शन ए में 32 बच्चे थे और सेक्शन बी में 36 बच्चे थे, ठीक। अब बराबर किताबें बांटना है, तो इतना तो है, इतनी तो बातें हैं दिमाग में, इतना तो आता है कि जितनी भी बुक होगी 32 और 36 से ज्यादा ही होगी, मतलब मैक्सिमम। सेक्शन बी में स्टूडेंट है 36, इससे बुकों की संख्या ज्यादा होगी, कम तो होगी नहीं ना। अगर बुक कम होगा तो ऐसा थोड़ी ना कहेगा अब भैया एक पेज फाड़ के इसको पेज नंबर 1 इस बच्चे को दे दो, पेज नंबर 2 इस बच्चे को दे दो, पेज नंबर 420 उसको दे दो ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो इतना तो है कि ज्यादा बुक की जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा बड़ी वैल्यू किस में मिलता है, एचसीएफ में या एलसीएम में? एलसीएम में। तो जब भी आपको मिनिमम नंबर पूछे ना तो आपको एक ही काम करना है, एलसीएम निकालना है, और जब मैक्सिमम नंबर पूछे तो एचसीएफ निकालना है, याद रहेगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे कह रहा है कि मिनिमम कितने बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों के लिए, ताकि सारे बच्चों में बराबर किताबें बट जाए। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन ए में जो बच्चे हैं 32 और सेक्शन बी में जो बच्चे हैं 36, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे भाई, एलसीएम ऑफ 32, 36। भैया एलसीएम निकालने नहीं आता, बड़ी दिक्कत होती है। तो भाई यार देखो, मैंने चैनल पे, ठीक है, रियल नंबर का पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है। तो जो भी बच्चा है जिसका रियल नंबर वीक है, क्योंकि रियल नंबर से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, रियल नंबर वीक है, वो जाके भैया चैनल का प्लेलिस्ट चेकआउट करो और वहां से रियल नंबर का पूरा वीडियो देख डालो, ठीक है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आपने तरीके से वीडियो देखा और नोट्स प्रॉपर बनाया और उसको बार बार प्रैक्टिस किया तो उससे पेपर में क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम। चलो 32 का प्राइम फैक्टर करो, तो 32 का प्राइम फैक्टर तो सबको आता ही होगा, 2 के टेबल में 16 बार में
दो के टेबल में 8 बार में, दो के टेबल में 4 बार में, दो के टेबल में 2 बार में, दो के टेबल में 1 बार में। तो कितने बार? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है। तो 32 को लिखा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार लिख दिया। अब किसका प्राइम फैक्टर करेंगे भाई साहब? दूसरा नंबर कौन सा है भाई? 36। तो 36 का प्राइम फैक्टर कर लो। मैडम जी आप भी ध्यान दीजिए, दो के टेबल में 36 18 बार में, दो के टेबल में 18 9 बार में, तीन के टेबल में 9 3 बार में, और तीन के टेबल में 1 बार में। तो 2 × 2 × 3 × 3। तो 36 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिख दिया 2 × 2 × 3 × 3 लिख दिया ना। अब हमें करना क्या है? बहुत छोटे छोटे काम करेंगे, बहुत छोटे छोटे काम। इसमें से जो भी कॉमन नंबर है उसे भैया एलसीएम में लिखना चालू करो। देखो इधर, देयरफॉर एलसीएम, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 एक बार लिखो, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 वो भी लिखो, यहाँ 2 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है बट नहीं है, 3 नीचे ऊपर नहीं है ना। अब भैया ऐसा है ना कि एक दो मैच कर गया, दो मैच कर गया, बाकी मैच नहीं कर रहा। तो जो मैच नहीं कर रहा उसको भी लिख दो। कौन कौन मैच नहीं कर रहा? 2 × 2 × 2, तो लिख दो 2 × 2 × 2। और कौन मैच नहीं कर रहा? 3 × 3, इसको भी लिख दो 3 × 3। चलो सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 और 3 3 जा 9, 32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 32 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18 का 8, बचा हाथ में एक, 9 3 27 और एक 28, 288। कहीं ऑप्शन में है क्या? हाँ, अनीता बबीता चंपा डॉली, सही है भैया चंपा। बात समझ में आ गया? इजी है ना? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। तो केवल एक ही ध्यान रखना कि मिनिमम नंबर पूछे तो भैया हम हमेशा क्या निकालना है? एलसीएम, और मैक्सिमम पूछे तो एचसीएफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है if the product of two positive integer is equal to the product of their HCF and LCM is true then, मतलब कह रहा है, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब होता है भैया मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई करना है? टू पॉजिटिव इंटीजर का। अब यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर जो भी होगा, बोल रहे हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, मान के चलो ए और दूसरा है बी, दो पॉजिटिव इंटीजर है। जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं ये इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, इनके एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इनटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी के। ठीक है, इसके इक्वल होता है। बोल रहा है ये ट्रू है भैया, दैट एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36 इज। तो आप देखो यार, इट्स योर चॉइस, आपको एचसीएफ ही पूछा है ना, तो क्यों मैं इस रिलेशन का यूज करूं? ये तो चलो रिलेशन दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, हम डायरेक्ट भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, सीधा इनडायरेक्टली। यही ध्यान रखो कि बाकी चीज तो बाद में जाए। ठीक है भैया, 32 और 36 का एलसीएम पूछ रहा है तो वो निकाल लेते हैं। तो 32 का प्राइम फैक्टर अभी बताया था, दो कितने बार? 5 बार, है ना। और 36 का प्राइम फैक्टर बताया था कितना? 2 × 2 × 3 × 3। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ में जो कॉमन नंबर होता है बस वही लेते हैं। 2 2 बार है, लिखा है 1 बार, 2 दोनों में है, लिखा है 1 बार, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 2 जा 4, तो भैया 4 आएगा। तो एचसीएफ बताओ 4 का है? ऑप्शन बी, बबीता भाभी, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। अरे बहुत प्यारा है भाई, केस स्टडी से बच्चे झूठ मूठ कर डरते हैं, ठीक है, लेकिन डरने को नहीं यार, इट्स सो इजी। चलिए आगे भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम एज, देखो क्या बोला, फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज, मतलब भैया 36 को आपको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट के रूप में। किसके प्रोडक्ट के रूप में? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। तो भैया 36 अभी तो लिया था ना, प्राइम फैक्टर किया था ना 36 का, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब इसको क्या लिखते हैं? 2 × 2 को 2 का स्क्वायर, इंटू को इंटू, और 3 × 3 को 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, अनीता 6, अनीता सही है। क्लियर है ये बात है? फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। 7 into 11 into 13 plus 15 इज आ, बोल रहा है ये जो नंबर लिखा गया है वो क्या है भैया। पहला प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, या नन ऑफ द अबव है, इनमें से कुछ ना है। तो देखो यार, शायद इस क्वेश्चन को गौर करो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन केस स्टडी बनाकर दे दिया। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको केस स्टडी के रूप में ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब केस स्टडी के में कोई ऑप्शन में, मतलब कोई नंबर में एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन घुसेड़ दिया और पूछा बताओ भैया इसका क्या होगा, ठीक है ना। तो बार बार कह रहा हूं, बेस बहुत जरूरी है। तो चैप्टर पढ़िए पहले, उससे बेस बनाइए, फिर केस स्टडी बड़े प्यार से और एमसीक्यू बड़े प्यार से डील हो जाएगा, ठीक। फिलहाल ये देखो भैया, आपको पूछा ये कैसा नंबर है, तो सीधा यहाँ भी 15 है। देखो सबसे पहले यहाँ कॉमन लो, यहाँ 15 है, प्लस के बाद यहाँ 15 है, 15 कॉमन ले लिया। 15 जैसा ही बाहर गया तो 7 into 11 into 13, 7 into 11 into 13 इंटू, और यहाँ से 15 चला गया तो 1, प्लस का प्लस, और यहाँ से 15 गया तो सबका मालिक 1। अब देखो 15 का 15, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट दे ही देते हैं, छोड़ो ना। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 7 into 11 into 13 into 1। तो देखो 7 21 का एक बचा हाथ में, दो 7 एकम 7 और 2 9, 91। 7 into 13 91, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 बन जा 11, और 11 9 जा 99, और 100, ठीक है, मतलब 1001 देने वाला है, ठीक है। तो 1001, तो 7 into 11 into 13 into 1, 1001 प्लस 1 प्लस 1। अब देखो इसको लिखा 15 इंटू, अब देखो 1001 प्लस 1 1002, और आपको पता है दो अलग अलग नंबर या दो सेम नंबर जब भी मल्टीप्लाई में होता है ना, तो वो एक कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्या बोला भैया, फिर से बोलो। मैंने बोला कि जैसे चार, चार एक कंपोजिट नंबर है, इसका फैक्टर करो 2 into 2, तो दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तब वो कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। 6, 6 भी एक कंपोजिट नंबर है, 2 into 3, दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई हो तब भी वो कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो भैया प्राइम को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जैसे 5 एक प्राइम है तो 5 into 1, तो प्राइम को तब रिप्रेजेंट करता है जो जब वो नंबर खुद केवल और केवल एक से मल्टीप्लाई हो। तो वैसा नंबर जिसके दो सेम फैक्टर हो या दो अलग अलग फैक्टर हो, वो कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और वैसा नंबर जो जो ठीक है, जो जिसका फैक्टर आप ऐसे कह सकते हैं, जिसका फैक्टर वो खुद और वन ही हो, मतलब जब किसी नंबर का फैक्टर करें, ठीक है, तो उसके फैक्टर में वो नंबर खुद और वन ही आना चाहिए, तो वो प्राइम है। बात समझ में आ गया, तो इस बात को ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी काम की बातें। ऑप्शन बी सही है, बबीता सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। अच्छा फिफ्थ नंबर भी है क्या, चलो देखो यार, फिफ्थ नंबर, इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर, पी और क्यू कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव, सच दैट पी इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर बी, कॉमा वेयर ए इज अ प्राइम नंबर्स, देन, ठीक है, यहाँ पे ए लिखा ना, ए इज अ प्राइम नंबर, थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, ए एंड बी, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, देन द एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू इज, मतलब इनडायरेक्टली पी और क्यू का एलसीएम पूछा है। एक बात बताऊं आपसे, बता दूं, ठीक, बताता हूँ। पिछली बार जब SA1 का एग्जाम हुआ था ना पिछली साल, ठीक है, तो पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन केस स्टडी में नहीं पूछा था, एमसीक्यू में पूछा था। तो ध्यान रखना जब केस स्टडी कर रहे हो ना तो एमसीक्यू भी इनडायरेक्टली कवर होगा, ठीक है। अच्छा पी और क्यू का एलसीएम निकालना है, पी और क्यू का एलसीएम मतलब समझ रहे हो, इनडायरेक्टली ये कह रहा है पी की बताओ, पी कौन है, ए बी स्क्वायर कॉमा, क्यू कौन है, ए स्क्वायर बी। अच्छा जब इस टाइप का क्वेश्चन हो और एलसीएम निकालना हो तो कुछ मत करो, ए और ए स्क्वायर में बड़ा कौन, ए स्क्वायर। अच्छा बी स्क्वायर और बी में बड़ा कौन, बी स्क्वायर, ये एलसीएम होगा।
तो भैया एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या? हाँ बबीता सही भैया। लेकिन अगर एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ जैसे ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी का एचसीएफ पूछता तो ए और ए स्क्वायर में छोटा दिखते हैं। छोटा कौन है? ए। अच्छा बी स्क्वायर और बी में छोटा कौन है? बी। समझ में आ गया? एलसीएम में हमेशा बड़ा पावर देखो और एचसीएफ में छोटा। फिलहाल बहुत आसान है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भैया पहला केस स्टडी हो चुका है आपका खत्म। अब देखिए दूसरा केस स्टडी क्या कहता है, उस पर गौर फरमाओ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा, a seminar is being conducted by an educational organization where the participant will be the educator of different subject। मतलब भैया एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसने क्या किया, एक सेमिनार कंडक्ट किया, ठीक है, और उसमें जो पार्टिसिपेंट थे, जो लोगों ने उस सेमिनार को अटेंड किया था, वो अलग अलग सब्जेक्ट के एजुकेटर्स थे। एजुकेटर मतलब समझते हो, टीचर्स थे, ठीक है। आगे बोला द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी कॉमा इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84, 108 रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए वो 3 सब्जेक्ट के लोग थे। एक हिंदी के टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे और मैथमेटिक्स के टीचर थे। हिंदी के टीचर की संख्या 60 थी, इंग्लिश वालों की 84 थी और मैथमेटिक्स वालों की 108 थी। ये क्वेश्चन कह रहा है, इतनी बातों तो समझ में आ ही गई होगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा डायग्राम दे दिया है कुछ, ठीक है ना, तो बस ऐसा ही होता है डायग्राम दिखाने के लिए, देख के मौज लो। अच्छा चलो फिलहाल पहला क्वेश्चन क्या कह रहे, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड। बोल रहा है कि भैया बताओ, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, इन ईच रूम प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टू बी सीटेड। मतलब प्रत्येक कमरे में जो पार्टिसिपेंट की संख्या होगी, जिन्होंने अटेंड किया, उनकी संख्या क्या होगी, सेम होनी चाहिए। एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, मतलब पार्टिसिपेंट की भी संख्या सेम होगी। मतलब एक रूम में अगर 10 लोग बैठे तो दूसरे में भी 10 बैठेंगे, तीसरे में भी 10 बैठेंगे, और साथ में वो सेम सब्जेक्ट के ही होंगे। मतलब अगर 3 रूम है, ये 3 कमरा है, इस कमरे में अगर मैथ के पार्टिसिपेंट बैठ रहे हैं ना 10, तो केवल मैथ के बैठेंगे, इंग्लिश और हिंदी के नहीं बैठेंगे। अगर यहाँ इंग्लिश के बैठ रहे हैं तो इंग्लिश के बैठेंगे, या हिंदी के बैठ रहे हैं तो हिंदी के पार्टिसिपेंट ही बैठेंगे। समझ रहे हो? आगे बोला हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन accommodate in each room are। बताओ बताओ प्रत्येक कमरे में कितने कितने पार्टिसिपेंट बैठेंगे, कितने मैक्सिमम पार्टिसिपेंट को बैठाया जाए। तो देखो प्रत्येक कमरा पूछा ना, अभी आपको कुछ देर पहले पूछा था, बताया था, क्या बताया था कि मिनिमम नंबर पूछे तो एलसीएम और मैक्सिमम नंबर पूछे तो एचसीएफ। यहाँ पे देखो हेंस के बाद क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेड इन ईच रूम आर। बताओ प्रत्येक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने बैठेंगे। तो मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम का मतलब एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक। तो कुछ मत करो, जो 3 नंबर दिए थे कौन कौन से, 60, 84 और 108, इसका एचसीएफ निकाल लो। 60, 84 और 108 का एचसीएफ निकालते हैं। 60 का भाई प्राइम फैक्टर करो, तो उम्मीद है प्राइम फैक्टर तो सबको आता होगा, लेकिन फिर भी कर देते हैं यार। 2 के टेबल में ये 30 बार में, 2 के टेबल में 15 बार में, 3 के टेबल में 5 बार में और 5 के टेबल में 1 बार में, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख दो इसको डायरेक्ट, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा 84 का प्राइम फैक्टर करो, तो चलो 84 का 2 के टेबल में 42 बार में, 2 के टेबल में 21 बार में, 3 के टेबल में 7 बार में, 7 के टेबल में 1 बार में। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं साहब। अगला क्या था, 108। 108 का प्राइम फैक्टर करो। बताओ 2 के टेबल में ये 54 बार में, फिर 2 के टेबल में 27 बार में,
फिर 3 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, और 3 के टेबल में 1 बार में। कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 108 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हो गया, प्राइम फैक्टर कर दिया साहब तीनों का। अब क्या करना है हमें? हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तीनों में कॉमन देख लो, बताओ तीनों में कॉमन कौन है? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 और कौन? 2 2 2 2 और कौन? 3 3 3। तीनों में कॉमन है ये, और कुछ तो है नहीं, है ना? 5 क्या है बट बाकी में नहीं है, यहाँ 7 है बाकी में नहीं है, 3 है बाकी में नहीं है, और 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हर रूम में 12 पार्टिसिपेंट बैठेंगे। तो टोटल पार्टिसिपेंट हर एक रूम में कितने होंगे? 12। मतलब बबीता भाभी सही 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर, वो भी देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। बोल रहा है इवेंट के लिए कितने रूम की जरूरत है। एक बात बताओ, हर एक रूम में कितने बैठ रहे हैं? 12 लोग बैठ रहे हैं ना, अभी जस्ट निकाला था 12 लोग बैठ रहे हैं। बताओ बताओ यहाँ पे हिंदी के कितने टीचर हैं? 60। तो 60 जो टीचर हैं इनको कितने कमरे की जरूरत पड़ेगी? 12 12 लोगों का ग्रुप बना दो भाई। तो 12 से 60 काटा तो 5, मतलब 5 कमरे की जरूरत पड़ेगी। ठीक। अच्छा, हिंदी इंग्लिश के कितने टीचर है? 84। तो ऐसा करो, 84 को 12 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा, बरसते 84, 7 बार में कट गया। ठीक, मतलब 7 कमरे की जरूरत पड़ेगी। ठीक। अरे 12 12 का ग्रुप बना दो ना यार, 12 12 को हर एक कमरे में बैठा दो तो 7 कमरे की जरूरत पड़ी। 108 को, ठीक है, 108 कितने किसके टीचर थे भाई? मैथमेटिक्स के। तो 108 को भी डिवाइड कर दो किससे? 12 से। काट दो, बरनवा टोटल से 9 बार में, मतलब 9 कमरे। अब तीनों कमरे को प्लस करो, 5 प्लस 7 प्लस 9। तो 5 प्लस 7 कितना हो गया? 12, 12 प्लस 9 21। मतलब टोटल 21 कमरे की जरूरत पड़ने वाली है। तो डॉली सही है। कौन सही है? अनीता, बबीता, चंपा, डॉली में से डॉली सही है। क्लियर है ये बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 6। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला एलसीएम निकालो 60, 84 और 108 का, है ना? तो आइए 60 का प्राइम फैक्टर जल्दी से कर लेते हैं। 2 के टेबल में 30 बार में, 2 के टेबल में 15 बार में, 3 के टेबल में 5 बार में। अच्छा, 84 का प्राइम फैक्टर 2 के टेबल में 42 बार में, 2 के टेबल में 21 बार में, 3 के टेबल में 7 बार में। अच्छा, 108 का प्राइम फैक्टर 2 के टेबल में 54 बार में, 2 के टेबल में 27 बार में, 3 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में। अब सुनो, हमें क्या निकालना है साहब? एलसीएम, है ना? एलसीएम निकालना है। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, पहले एक बार लिखो। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे भी एक बार लिखो। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, एक बार लिखो। अब देखो दो दो में कॉमन है क्या भैया? अगर दो दो में कॉमन होता तो जैसे यहाँ से यहाँ 7, यहाँ 7 होता तो क्या करते हैं? 7 एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले 3 3 में कॉमन ढूंढते हैं, फिर दो दो में। ठीक, दो दो में कॉमन तो कुछ है नहीं, यहाँ 5 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ नहीं है ना? तो दो दो में कॉमन है नहीं। अब सिंगल सिंगल जो नंबर बचा उसको भी लिख दो। तो 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, और इन सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उस पे आप टिक लगा लेना। ये काम आपका है कि मल्टीप्लाई करके बताना है कि भैया, मल्टीप्लाई करके बताना है कि कितना आ रहा है, और उस आपको उस ऑप्शन पे टिक भी लगाना है। ठीक है ना? तो इसको जितने भी अभी पढ़ा रहा हूं ना, इन सारे केस स्टडी क्वेश्चन को कॉपी में भी लिखोगे और सॉल्व भी करोगे आप। ठीक है ना? तरीके से। अच्छा, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 और 108। भाई अब क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रोडक्ट किसका किसका? एचसीएफ का और एलसीएम का। ठीक, तो सबसे पहले 60 का क्या किया था प्राइम फैक्टर? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 के टेबल में 30 बार में, 2 के टेबल में 15 बार में, 3 के टेबल में 5 बार में, है ना? 84 का क्या किया था? फिर 2 के टेबल में 42, 2 के टेबल में 21, 3 के टेबल में 7। उसके बाद 108 का क्या किया था? 108, 2 के टेबल में 54, 2 के टेबल में 27, 3 के टेबल में 9,
और 3 के टेबल में 3। हमें क्या निकालना है भाई साहब? सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं ना। सबसे पहले एचसीएफ निकालो। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, एक बार लिख डाला। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, एक बार लिख डाला। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, एक बार लिख डाला। कितना आया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। और क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना है साहब, एलसीएम भी, क्योंकि हमें प्रोडक्ट निकालना है एचसीएफ और एलसीएम का। एलसीएम सबसे पहले तीनों में कॉमन कौन है? 2 है पहला, और कौन है? 2 है फिर से, और कौन है? 3 है फिर से, और दो दो में कोई कॉमन नहीं है, सिंगल सिंगल जो बचा हुआ है वो भी लिख दो। 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। अब लग रहा है मुझे ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, चलो कर ही देते हैं। देखो 7 बचे 35, ठीक, और 35 दूनी 70, ठीक। अब ये 70 हो चुका है, कौन कौन सा नंबर यूज हो चुका है वो बता दे रहा हूँ। ये गया, ये गया, ये गया, ये 70 दे चुका है। 70 में 0 साइड रखो, 7 को मल्टीप्लाई करो किससे? 2 से। 7 दूनी 14, मतलब 14 और 0 का 0, 140। ये भी 2 गया, ठीक है। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करो, 14 42, और 0 है तो 0 लगा देना, मतलब 420, ठीक है ना। ये भी गया, ये गया, और 3 3 जा 9, 9 को मल्टीप्लाई कर दो, देख लेते हैं। 0 का 0, 9 दूनी 18 का 8, बचा हाथ में 1, 9 9 छक 36, 36 और 1 37, 37 80। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर भी लगा लेना 37 80, ठीक है ना। 37 80, 3780। अब हमें क्या करना है? दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। किसका किसका प्रोडक्ट निकालना है? एचसीएफ का और एलसीएम का। एचसीएफ, एच सी एफ इंटू एलसीएम। बताओ एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 12 है, एचसीएफ की जगह 12 इंटू एलसीएम कितना है? एलसीएम 37 80 है, एलसीएम की जगह 37 80, और मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले 0 का 0, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 12 8 जा 96, 12 8 96, 6, बचा हाथ में 9, बरसते 84, 84 और 9 कितना हो गया? 93 का 3, बचा हाथ में फिर से 9, ठीक है। 12 तिया 36, 36 और 9 कितना हो गया? 36 और 9 आपका हो गया 45। 45360, कहीं दिख रहा है क्या? 45360, ओके, इट्स अ डॉली। और डॉली हमारा क्या है? सही आंसर, ठीक है ना। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। अब चलो देखते हैं भाई, एक और क्वेश्चन है, 5 है, वाओ। चलो करते हैं। 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। 108 को एक्सप्रेस करना है, तो 2 के टेबल में 54 बार में, 2 के टेबल में 27, 3 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3, यही आएगा ना। तो 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 3 बार है तो 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, कहाँ है? फिर से डाले, इट्स अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई साहब। ओ तेरी के, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो यार, कोई बात नहीं, इसी के साथ 3 क्वेश्चन डन हो जाएगा हमारा, है ना। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुन लो। अब मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल, ठीक है भैया, एक मैथमेटिक्स का एग्जीबिशन था जो आपके स्कूल में कंडक्ट हो रहा था। आगे बोला वन ऑफ योर फ्रेंड इज, अच्छा वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ फैक्टर ट्री। एक जो आपका दोस्त था उसने एक मॉडल बनाया था, और मॉडल किसका था? फैक्टर ट्री का था, ठीक। आगे बोला ही हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग अ क्विज फॉर द ऑडियंस। मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट था और उसने आपसे हेल्प मांगा, ठीक है भैया, इस क्विज को कंप्लीट करने के लिए। किसके लिए? ऑडियंस के लिए। आगे बोला ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग। जो भी दिया गया उसको ऑब्जर्व करो और आंसर दो भैया। कहा दिया गया है? अच्छा ये पेड़ वाला है। ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, ये तो आपका पिछले साल, ठीक है, फाइनल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यू में पूछा गया था, इस बार मैं केस स्टडी में करवा रहा हूँ, ठीक है, ये भी बता दूं। ये ना कि जाके पिछले साल भैया केस स्टडी में ढूंढे, भैया आया ही नहीं था। अरे भैया आया था एमसीक्यू में, देखो यार। अच्छा अब क्या बोला सुनो, क्वेश्चन बोला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ। कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ। यहाँ पे ये एक्स दिख रहा है, इस एक्स की वैल्यू दिखाओ। एक चीज ध्यान रखना, होता क्या है, फैक्टर ट्री बनता कैसे है वो सिखा देता हूँ तुम्हें।
जैसे मान के चलो आ, 21, एक नंबर लेते हैं, मान के चलो 30 एक नंबर है, इसका फैक्टर ट्री बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसका प्राइम फैक्टर करते हो ना, 2 के टेबल में 15 बार में, तो ये ऐसे बनता है फैक्टर ट्री। देखो, सबसे पहले यहाँ 30 लिखते हैं, एक लाइन इस वाले डब्बे में और इस वाले डब्बे में। दो के दो के टेबल में ये कितने बार में, 15 बार में, 15 इधर लिख लिया। फिर अब ये देखो 15 3 के टेबल में कितने बार में, 5 बार में। तो अब इसको देखो, इसका अलग बनता है, 3 के टेबल में ये 5 बार में। ठीक है, अच्छा 5, बाकी कहानी खत्म, 5 के टेबल में ये एक बार में, तो इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये फैक्टर ट्री ऐसे बनता है। ठीक है, तो जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा 2 × 15 कितना आया, 30 आया ना। तो सोचो 30 लाने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सोचो x चाहिए, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 5 को मल्टीप्लाई करो 2783 से, 2783 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को। तो 5 3 जा 15 का 5 बचा हाथ में एक, 8 बचे 40, 40 और 41 का 1 बचा हाथ में 4, 7 बचे 35, 35 और 4 39 का 9 बचा हाथ में 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 13915, 13915, ऑप्शन बी बबीता इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये बात है। देखो यार, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड है कि आप इंग्लिश में टेबल पढ़ के कैलकुलेशन करते हो या हिंदी, वो तो डिपेंड करता है आप पे ना। ठीक है, आपको पता है, मैं मानता हूँ कि जिसको टेबल हिंदी में आता है ना, उसका कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू उस बच्चा जिसको टेबल इंग्लिश में आता है। तो मैं तो कहता हूँ यार, टेबल हिंदी में याद करो, बड़ा कंफर्ट होता है यार। फिलहाल मर्जी आपकी, चॉइस आपकी है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, पहला तो हो गया। अच्छा, एक और बात सीख लो, किसी दिन ये ब्लैंक होता, ये खाली कर देता मैं, और मैं कहता कि बताओ ये क्या होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, 2 से इस 30 को डिवाइड करना है, तो ये नंबर मिल जाएगा। 2 से 30 को डिवाइड किया तो कितना आया, 15। मिल गया कि नहीं मिला है। किसी दिन ये ब्लैंक कर देता, ये ब्लैंक कर देता, ठीक है, ये ब्लैंक कर देता और ये आपको दे देता, मान के चलो ये 15 दे दिया आपको, और आपको पूछता है ये बताओ ये वाला नंबर कितना होगा, तो 15 से 30 को डिवाइड करो, कितने बार में लगेगा, 2 बार में, तो ये 2 होगा। ठीक है ना, सो इजी। ठीक है, मैं बस अगले वाले क्वेश्चन का न्यू डाल रहा हूँ साहब। कहा हो गया, काहे गुस्सा गया ये। चलो, कोई बात नहीं, तुम गुस्साइए जाओ। बताओ यार। ओ तेरी के, ये तो बड़ा होते जा रहा है। इतना ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं है भैया। चलो, सेट हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यही था क्या लास्ट। या कहीं। हम्म। अच्छा, चलो कोई बात नहीं यार, कभी कभी ये भी भावनाओं में बहक जाता है। चलिए देखिए, आगे क्या पूछा, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू बताओ, वाई कहाँ है, यहाँ पे, इसकी वैल्यू बताओ। तो 253 से इसको डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, 253 से डिवाइड करोगे 2783 को, किससे डिवाइड करोगे, 253 से, और डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, वाई। तो आप डिवाइड कर लेना, सॉरी, 215 लिख दिया क्या, 253 है भाई, 253। तो ऊपर वाले को 2783 को डिवाइड करो 253 से, तो आपको वाई मिलेगा, डिवाइड कर देना, ये तो आपका काम है। ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन तो खुद कर लो। हाँ, जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना यार, जिसका सही होगा उसको हट दे देंगे, है ना। चलो, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, सेम एज यार, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू बताओ। अच्छा, जेड की वैल्यू पूछा है ये, तो 253 को किसे डिवाइड करना है, 11 से। तो जेड पूछा है, तो 253 को डिवाइड कर दो 11 से, 11 दूनी 22 और 11 दिया 33, 23 कहीं दिख रहा है क्या, बबीता भाभी सही है। क्लियर है ये बात है। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है वो सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है,
according to the fundamental theorem of arithmetic 13915 is a। अरे भाई ये सब चोचलेबाजी है। सीधा पूछ रहा है कि 13915 कौन सा नंबर है, कंपोजिट है, प्राइम है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, या इवन नंबर। इवन तो दूर दूर से नहीं है। क्यों? इवन वही नंबर होता है जिसके लास्ट डिजिट या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। ठीक है, ये तो इवन तो है ही नहीं। आ, भैया 13915 क्या करें इसका? कुछ मत करो यार, प्राइम फैक्टर कर लो। ठीक है, आपको पूरा नहीं तोड़ना है, ठीक है ना, आपको बस दो टुकड़े में तोड़ना है। तो देखो कहीं ये दो से तो आता नहीं है, तीन में आता है क्या? एक तीन से डिविजिबिलिटी का रूल पता है ना, सबको सम करो और तीन देखो वो नंबर तीन से डिवाइड होता है तो ये भी डिवाइड होगा। एक और तीन चार, चार और नौ कितना हो गया? चार और नौ हो गया आपका 13, 13 एक 14, 14 और 5 19, नहीं होगा। चार से तो कतई नहीं होगा, पांच है लास्ट में तो ये पांच से होगा। तो देखो पांच के टेबल में 10 दो बार में, 13 में 10 गया तो तीन, तीन और नौ 39, पांच के टेबल में 7 बार में 35। ठीक है ना, चार 39 में 35 गया तो चार, चार और एक 41, 8 बचे 40, एक और पांच 15, पांच दिया 15। तो ध्यान से सुनना भैया, 13915 इसके दो फैक्टर हो चुके हैं, 5 इंटू 2783। हमें इससे ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, केवल मुझे ये दिखाना है कि दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं, या दो सेम नंबर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो वो कंपोजिट है, या दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो कंपोजिट है। तो ये भी गए हो, ये भी गए हो, आंसर ए सही हो गए हो। क्लियर है ये बात है? और कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा एक और भी बचा है, चलो देखो इधर। आपको क्या कह रहे हैं? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो जी। 13915 तो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पांच के टेबल में। अभी बताया था कितना आया था, पांच दूनी 10 और पांच सत्ते 35 और आठ पचे 40 और पांच दिए 15, इतना आया था ना। अब ये तो तीन से, दो से तो लगेगा नहीं, तीन से तो कतई भी नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है 11 से लगेगा। ये 11 से डिवाइड करो, 11 दूनी 22, 27 में 22 गया तो कितना बचा? 27 में अगर 22 गया तो 5 बचा, 58 है ना। 5 5 जा 11, 5 जा 55, 58 में 55 गया तो 3, 3 और 3 33, 11 दिया 33, बहुत अच्छे। फिर 11 से लगेगा, 11 दूनी 22, 25 में 22 गया तो 3 बचा, 3 एक और 3 है 33, 11 दिया 33, और ये 23 के टेबल में वन बार में। तो बेसिकली 13915 का प्राइम फैक्टर कितना हो गया? 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23। अच्छा, और इसको क्या लिखते हैं? 5 इंटू 11 दो बार है तो 11 का स्क्वायर इंटू 23। कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या? अनिता, बबीता, चंपा, डॉली। 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 23, चंपा, चंपा इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये बात है? तो ये हो गया डन। और कोई क्वेश्चन? अच्छा पॉलिनोमियल के केस स्टडी, अरे नहीं 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 अभी नहीं दिखाएंगे, रुक जाओ। तो पॉलिनोमियल की केस स्टडी कल करेंगे, है ना, कल इसका वीडियो आ जाएगा आपके पास पॉलिनोमियल की केस स्टडी का। तो उम्मीद है आज जो हमने केस स्टडी क्वेश्चन किया 3, चैप्टर 1 रियल नंबर का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। और आपको करना क्या है, वीडियो में जो क्वेश्चंस करवाए हैं इन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है, सॉल्यूशन को भी नोट करना है। ठीक है ना, केवल वीडियो देख करके भाग नहीं जाना है, ठीक, सॉल्यूशन को भी नोट करना है भाई, तरीके से नोट करना है, क्योंकि फेयर नोट्स होने चाहिए रिवीजन करने के लिए। ठीक है, अगर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ यार, ठीक है, जो बच्चा 10th में 90 प्लस नहीं सोच रहा, 100 आउट ऑफ 100 नहीं सोच रहा मैथ में, मैं कह रहा हूँ क्या सोच रहे हो यार, 90 यार आज के टाइम में 100 में 100 लाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ठीक है, लेकिन अगर आप 100 में 100 सोच रहे हो और लाइफ में बड़ा भी सपना देख रहे हो कि कल जाके यूपीएससी करना है, सीएस करना है, आईआईटी करना है, नीट करना है, अगर आपके बड़े सपने हैं, आप अपने औकात के बाहर के सपने देख रहे हो, तो ध्यान रखना जिंदगी में वो सपने तभी पूरे होंगे जब आप अपने औकात के बाहर जाकर मेहनत करोगे। तो एफर्ट तो डालो यार, औकात के बाहर के सपने पूरा करने के लिए औकात के बाहर जाकर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, और एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चा बिलोंग करता है उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, एफर्ट करना।
तो मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन एक यार आप लोगों से बड़ी शिकायत है, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक करो यार, कमेंट करो यार, और कमेंट में थोड़ा बताओ जो प्रॉब्लम्स है, या अप्रिसिएट करना है करो। इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और दोस्तों के साथ शेयर करो। और कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि भैया आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करो। मैं किसी वीडियो में नहीं बोलता, लेकिन इस वीडियो में जरूर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।